अखिलाकारं व्याप्तं मेन चराचरं तत्पदं दर्शितं मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। Namaste. This is Karuna Singh from Center of Chemistry and Chemical Excellence. Welcome to our channel Knowledge. Today on our show we have the most honorable guest, our chief mentor Dr. R.K. Khandal sir, President R&D and Business Development at India Glycols Limited, Noida. He is a former Vice Chancellor at APJ Abdul Kalam Technical University, Lucknow. Welcome sir. नमस्कार। Center of Chemistry and Chemical Excellence or CCCE is the rostrum to showcase research on chemical and chemistry globally and get an opportunity to learn new techniques via training programs and lectures. Now, CCCE is organizing All India Article Writing Competition. So, sir, I would start with this one question, that is how this article writing competition can be favorable for the chemistry and chemical domain. थैंक यू मैडम। पहले तो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्स देना चाहता हूँ कि आपने CCCE एस्टेब्लिश किया। आज ये बहुत इम्पोर्टेंट है केमिकल इंडस्ट्री के लिए कि हम केमिस्ट्री में और केमिकल साइंसेज में एक्सीलेंस के लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करें जिसमें युवा हमारे जुड़ें और युवा केमिस्ट्री और केमिकल साइंसेज में रिसर्च के लिए और रिसर्च से आगे बढ़ के इनोवेशन और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पर लगे। बात आती है CCCE द्वारा जो आपने आर्टिकल राइटिंग कंपटीशन किया है, ये बहुत अच्छी पहल है और मुझे पूरा विश्वास है कि देश के युवा जो मास्टर्स डिग्री केमिस्ट्री में कर रहे हैं, जो ग्रेजुएट्स हैं केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री ऑनर्स में, और जो केमिकल साइंसेज में केमिकल इंजीनियर्स हैं, B.Tech, M.Tech, और जो यंग असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, वो अपने सृजनात्मक कार्य को इसमें पब्लिश करेंगे, आर्टिकल लिखेंगे। मेरे विचार से आर्टिकल लिखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है। बिल्कुल। कोई भी रिसर्च स्कॉलर उसकी रिसर्च एक्टिविटीज़ तब तक फलीभूत नहीं होती, तब तक मान्य और रिकॉग्नाइज नहीं होती जब तक वो पब्लिश ना हो, और पब्लिश करने के लिए लिखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपने ये बहुत अच्छा किया, मैं आपको साधुवाद दूंगा इनफैक्ट कि CCCE ने ये आर्टिकल राइटिंग कंपटीशन रखा ऑल इंडिया लेवल पे। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि केमिकल और केमिकल साइंसेज इज़ द फ्यूचर ऑफ आवर सस्टेनेबल ह्यूमन लिविंग ऑन अर्थ। वो इसलिए क्योंकि कोई भी आप एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी देख लीजिए, बिना केमिकल्स के, बिना मटेरियल्स के संभव ही नहीं है। जी सर। हमें डिवाइस चाहिए, हर एक डिवाइस के लिए हमें मटेरियल चाहिए, और मटेरियल तभी आ सकता है जब हम केमिस्ट्री में निपुण हों, केमिस्ट्री में हम सक्षम हों। बिल्कुल 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 सर। तो जैसा कि आपने कहा कि लिखना बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगी यहाँ पर कि अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें, क्योंकि स्टूडेंट्स ही जो हमारे अब आगे हमारा फ्यूचर स्टूडेंट्स ही है, तो अगर मैं उनकी बात करूँ तो उनके लिए कंपटीशन कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, जब कॉम्पीट हम करते हैं जी, तो कंपटीशन का सबसे पहला मूलाधार प्रिंसिपल जो है वो ये है कि हम सारी अपनी फैकल्टी कॉन्सेंट्रेट और फोकस करते हैं इस बात में कि जितना ज्ञान हमने अर्जित किया है, जितना हमने पाया है, उसका बेस्ट हम कम्युनिकेट करके दिखाएं। हम कॉम्पीट करें, जो हमारे काउंटर पार्ट्स हैं, जो हमारे पीयर्स हैं, जो हमारे पहले और हमारे बाद में, हमारे पीछे और आगे जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, उन सब में हम उभर के सबसे ऊपर आएँ। तो सारी हम फैकल्टी अपनी लगा देते हैं राइटिंग कंपटीशन में टू कम आउट, टू एक्सेल एंड कम आउट बेटर। यस। सो सर, व्हाट इज द प्रेजेंट डे प्रीरेक्विजिट टू गो फॉरवर्ड इन दिस डोमेन? देखिए, ऐसा होता है कि जब हम आर्टिकल राइटिंग करते हैं, आप कुछ भी लिख लीजिए, कभी भी देख लीजिए, कोई भी आप किसी को पत्र लिखते हैं, आप 2 लाइन लिखते हैं, फिर उसको पढ़ते हैं, फिर आप उस पेपर को फाड़ देते हैं।
बिल्कुल। ओके, ओहो ये ठीक से नहीं लिखा। फिर आप 2 लाइन लिखते हैं, किसी को पत्र लिख रहे हैं, मान लीजिए कोई भी पत्र लिख रहे हैं, कोई भी एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, तो आप उसको फाड़ते रहते हैं, आप बार बार फाड़ते रहते हैं टिल यू कम टू द कंक्लूजन कि ये बेस्ट लिखा गया है। तो कहने का अर्थ ये है कि सबसे पहले आर्टिकल राइटिंग में या राइटिंग में सबसे पहले आपका ब्रेन, आपका माइंड, आपके सारे पूरा सिस्टम जो आपका थॉट प्रोसेस है, आइडियाज, थॉट्स, हाउ टू एक्सप्रेस देम बेटर सो दैट रीडर एन्जॉयज इट, रीडर फाइंड्स इट यूजफुल, रीडर फाइंड्स इट गुड फॉर रीडिंग। जब आप अचीव कर लेते हो तब आप लिखते हो। तो लिखना जो है एक मैकेनिकल या मैनुअल एक्टिविटी नहीं है, इट इन्वॉल्व्स योर थॉट प्रोसेस, योर आइडिएशन, focus on objectivity, aims of life, and then what you want to do, what you want to say, what you have learned, you want to convey, ये important है लेखन में। तो लेखन जब कोई व्यक्ति करता है तो आप समझ लीजिए कि वो एक उच्च कोटि का ज्ञानी हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि लेखन ही हमारा पहला स्टेप होता है आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल, जब आप लिखते हो तो आप एक्सप्रेस करते हो जी। जब एक्सप्रेस करते हो तो लोगों को पता चलता है कि आप क्या लिख रहे हो जी। तो जो लोग पढ़ रहे हैं आपके लिखे हुए को, उसमें 10 बातें अच्छी देखेंगे, 10 बातें वो बताएंगे कि इसमें ये कमियां हैं, आपको क्वेश्चन करेंगे। बिल्कुल। पहली बात तो लिखे हुए को जब आप स्वयं पढ़ते हो आप स्वयं ही क्वेश्चन करते हो। Yes. आप स्वयं ही एनालाइज करते हो, क्रिटिकली एनालाइज करते हो और देखते हो कि क्या आपने सही लिखा है। तभी मैंने बताया कि आप पेपर फाड़ते रहते हो, लिखते रहते हो, फाड़ते रहते हो, लिखते रहते हो, फिर अल्टीमेटली जाके आप फाइनल करते हो कि ये कम्युनिकेट कर सकता हूँ। तो जो पढ़ने वाला है वो उसमें 10 गलतियाँ निकालेगा, 10 उसमें अच्छाइयाँ निकालेगा। जो आपको क्वेश्चन करेगा उसके आप फिर आंसर ढूंढोगे, आंसर नहीं मिलेंगे तो आप कुछ ऐसी एक्टिविटी करोगे कि आप उसके आंसर निकालो, तो आप ज्ञानी बनते चले जाओगे। This is the way to become knowledgeable. This is Yes. knowledge creation process. Yes. So yes, writing is the first step to go forward, and yes. So if I talk about research, so how research and research-based publications in this domain can be upgraded using CCCE-like platforms. देखिए, रिसर्च को हम ऐसे समझें, जी। कोई रिसर्च स्कॉलर कोई ऐसा नहीं कि इतना पढ़ने के पश्चात ही व्यक्ति रिसर्च स्कॉलर होता है। हमारे पूर्वज कोई PhD नहीं थे जी। हमारे पूर्वजों ने कोई अनुसंधान केंद्रों में जाकर काम नहीं किया। वो आम नागरिक की भांति उन्होंने रिसर्च किया जी। और बचपन से लेके और अंत तक पूरे जीवन पर्यंत हम रिसर्च करते रहते हैं। रिसर्च की परिभाषा क्या है ये समझना आवश्यक है। सबसे पहला जो आयाम है रिसर्च का वो है ऑब्जर्वेशन। आप ऑब्जर्व करते हो, आप डेली ऑब्जर्व करते हो, सीजन पर सीजन ऑब्जर्व करते हो, ईयरली ऑब्जर्व करते हो, आप डिकेड में ऑब्जर्व करते हो, कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करते हो, ऑब्जर्वेशंस को कलेक्ट करते हो, माइंड में करते हो। कितना तक माइंड में रखोगे तो बेस्ट है कि आप लिखना स्टार्ट कर दो। आप अपनी ऑब्जर्वेशंस को लिखना स्टार्ट करते हो। जब वो ऑब्जर्वेशन सारी इकट्ठी हो जाती हैं, कोलेट हो जाती हैं, तो आप उनको अरेंज करते हो, कोलेशन करते हो, उनका अरेंज करते हो ऑर्डर में जी। जब वो सब अरेंज हो जाती है फिर आप उनको देखते हो कि उनमें कोई कोरिलेशन तो नहीं है। बिल्कुल। तो ऑब्जर्वेशन का कलेक्शन, कोलेशन, कोरिलेशन, और कोरिलेशन के पश्चात आप कंक्लूड करते हो। आप क्या कंक्लूड करते हो? आप ये कंक्लूड करते हो कि ये यदि फूल इतना बड़ा है तो इसका फल ऐसा होगा। ये फूल यदि अप्रैल में आया है तो इससे इतनी उपज होगी। बाजरे की खेती है, गेहूं की खेती है, आप खेती में आप देखते हो बाल किस समय बाल आई, आप ऑब्जर्व करते रहते हो, कोलेट करते हो, कोरिलेट करते हो, उसके पश्चात आप कंक्लूड करते हो और कंक्लूजन से आप ये पता लगाते हो रिसर्च में कि क्या लाभकारी था, क्या लाभकारी नहीं था, क्या हमें करना चाहिए और फोकस करना चाहिए, स्केल अप करना चाहिए, क्या ऐसी चीज़ है जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। तो ये रिसर्च के आयाम हैं और जब ये सब आप कर लेते हो फिर आप बताओ लोगों को, तो लोग फिर उसको अडॉप्ट करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन ऑफ रिसर्च। जैसे मान लीजिए प्रत्येक व्यक्ति वही कर सके जो आपने किया है, उससे लाभ उठा सके, वो उपयोगिता है रिसर्च की।
तो रिसर्च प्रत्येक व्यक्ति करता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक पूरे जीवन पर्यंत हम रिसर्च करते रहते हैं। कमी कहाँ रहती है? हम कम्युनिकेट नहीं करते, हम आर्टिकल नहीं लिखते, हम लिख के नहीं छोड़ते। बहुत सारा ज्ञान ऐसा है, बहुत सारी सृजनात्मक कार्य ऐसे हैं जो लिखे नहीं गए, हमें पता ही नहीं है। जैसे हमारी आयुर्वेद की प्रणाली है, वैद्य हैं, पहले बहुत बड़े बड़े वैद्य होते थे, वो उपचार करते थे, स्वयं उगाते थे औषधियों को, उनका मिश्रण करते थे, उपचार करते थे, लेकिन उन्होंने लिखा नहीं, तो उससे बहुत सारी साइंस हम खो दिए। अब हमें ये ज्ञान हो रहा है कि यदि हम लिखेंगे तो यदि हम भूल भी गए तो वो सदा के लिए हमारे पास सुरक्षित है, कभी भी हम पढ़ सकते हैं। बिल्कुल सर। यदि हमने लिख दिया और हम भूल गए, डजंट मैटर, वी आर सेफ बिकॉज वी कैन ऑलवेज ओपन एंड रीड इट। लेकिन अगर हमने लिखा ही नहीं और हम भूल गए तो फिर वो लॉस हो गया रिसर्च। इसलिए आर्टिकल राइटिंग, कम्युनिकेशन, रिसर्च पब्लिकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल है। यदि आपने रिसर्च किया और कम्युनिकेट नहीं किया तो रिसर्च का कोई अर्थ नहीं है। तो ये चीज़ तो पता चल गई कि लिखना कितना ज़रूरी है, और अगर रिसर्च करना है तो लिखना बहुत बहुत ज़रूरी है। सर, अब मैं बस आपसे इतना ही चाहूँगी कि आप इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के बारे में प्लीज़ कुछ देखिए, CCCE जी आज आपने स्थापित किया है, जी। ये बहुत आपको मतलब इंडस्ट्री के लिए भी, एकेडमिशियंस के लिए, रिसर्चर्स के लिए आपने एक बहुत बड़ा उपकार किया है जी। और सब लोग आपको धन्यवाद देंगे इन टाइम्स टू कम। उसका कारण मैं बताता हूँ। देखिए, केमिस्ट्री और केमिकल साइंसेस के डायमेंशंस बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं। जी। कैसे तेज़ी से बदल रहे हैं? आप देखिए, पिछले 2 साल के पैंडेमिक में हमने क्या पाया? हमने एक तो ये पाया कि ये जो रेस चल रही है यूनिडायरेक्शनल, जी। ये रेस हमको कहीं नहीं ले जाएगी सिवाय विनाश के। बिल्कुल बिल्कुल सर। उदाहरण देता हूँ, ऐसे ऐसे डेवलप्ड कंट्रीज़ जहाँ बेस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स, बेस्ट ऑफ द डॉक्टर, बेस्ट ऑफ इक्विपमेंट, मेडिसिन सब कुछ था, जी। किंतु हम बचा नहीं पाए लोगों को। जी। जिनको कोरोना हो गया, वी लॉस्ट देम। सो अल्टीमेटली व्हाट काउंट्स इज द फंडामेंटल्स। भारत में भी बहुतों को हमने खोया, हमारे बहुत संबंधी चले गए बिल्कुल। और बड़ा दुख की बात है। लेकिन भारत में फिर भी हमारे लॉसेस मिनिमम हुए वर्ल्ड से। उसका कारण ये है क्योंकि हमारे पूर्वजों ने जो ज्ञान हमारे पास छोड़ा, और वो ज्ञान किसका था? न्यूट्रास्यूटिकल्स का, फंक्शनल फूड्स का, वो केमिकल्स जो हमें इम्यूनिटी देते हैं हमारे भोजन में। इस प्रकार का भोजन, ये दिनचर्या, ये एक्टिविटीज़ जो हमारे लोगों ने अडॉप्ट की, जिससे हम बचा पाए लोगों को। तो अब इन द प्रेजेंट सिनेरियो, इन द प्रेजेंट डायमेंशंस, केमिस्ट्री और केमिकल साइंसेस का महत्व और बढ़ गया है। जी। पहली बात कैसे बढ़ गया है कि अब पूरा विश्व, सारी बड़ी बड़ी कंपनीज, सारे कंट्रीज़ बोलने लगे हैं कि अब हम पेट्रोलियम रिसोर्सेज से बने हुए केमिकल्स का प्रयोग कम से कम करेंगे, क्योंकि पेट्रोलियम सस्टेनेबल नहीं है। बिल्कुल सर। अभी आप देखिए, अभी इसी वीक न्यूयॉर्क में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड ने अपने भाषण में, आप पूरा उनका भाषण देखो, मैक्सिमम फोकस था सस्टेनेबिलिटी, और वो बात बोल रहे थे रिन्यूएबल केमिकल्स। रिन्यूएबल केमिकल्स क्या होते हैं? रिन्यूएबल केमिकल्स वो होते हैं जो हम प्लांट से पाते हैं जी। जो हम एग्रीकल्चर से पाते हैं जी। और जिनको ईयर आफ्टर ईयर निरंतर पाते रहेंगे और पाते रहे हैं। सस्टेनेबिलिटी कभी भी उस पर ये नहीं है कि ये कभी होंगे नहीं। पेट्रोलियम पर्टिकुलर टाइम तक है, उसके पश्चात नहीं मिलेगा। कोल एक गिवन टाइम तक है, उसके पश्चात नहीं मिलेगा। लेकिन एग्रीकल्चर जीवन पर्यंत रहेगा, सदियों सहस्त्राब्दियों तक रहेगा। तो ये सस्टेनेबल है। अब हमें केमिकल्स वो देखने हैं जो सस्टेनेबल रिन्यूएबल केमिकल्स हैं। अच्छा, कैसे अब देखना है कि जो केमिकल्स हमको पेट्रोलियम से मिलते थे, अब हमें देखना है कि क्या हम उनको एग्रीकल्चर से पा सकते हैं। जैसे सबसे बड़ा अभी समस्या देश में चल रही है एग्रीकल्चर वेस्ट की। आप देखिए, जैसे ही अक्टूबर नवंबर जैसे ही सर्दी आती है, शीत ऋतु आती है, तो सब लोग बात करने लगते हैं पराली जलाने की।
बिल्कुल पराली जलाने की। एक सीजन समाप्त हुआ, पराली जलाते हैं किसान। किसानों के लिए ये इम्पोर्टेंट है पराली जलाना, बिकॉज वो नहीं जलाएंगे तो करेंगे क्या, उसके वो नेक्स्ट फसल नहीं ले सकते। तो क्या हम उस पराली को, पराली के जलाने की प्रक्रिया को अच्छे अच्छे केमिकल्स में बदल सकते हैं? क्या हम उससे ऐसे ऐसे केमिकल्स निकाल सकते हैं जो हम पेट्रोलियम से निकाल रहे हैं? क्योंकि बेसिकली हम तो हाइड्रोकार्बन्स, बिल्कुल, ऑल केमिकल्स आर हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन, मोस्ट ऑफ इट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और यही सब मिल रहा है आपको कार्बोहाइड्रेट्स में भी। तो क्या हाइड्रोकार्बन से केमिकल जैसे निकलते हैं ऐसे हम कार्बोहाइड्रेट से केमिकल निकाल सकते हैं? क्या लिग्नोसेलुलोजिक्स को हम वेरियस केमिकल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? CCCE का आपका बनाना ये इन सब एरियाज को फोकस करने का अवसर है। दूसरी बात, मेडिसिन्स की, जितनी भी मेडिसिन्स आज हैं, हमने देख लिया कि वो मेडिसिन्स उन्होंने लाभ कम किया, हानि ज़्यादा की जब कोरोना पेशेंट्स को दिया गया। अल्टीमेटली क्या काम आया? अल्टीमेटली काम आया न्यूट्रास्यूटिकल्स एंड फंक्शनल फूड्स। वो भी अपने आप में एक केमिस्ट्री है, मेडिसिनल केमिस्ट्री है, विच इज़ a complementary or which is a component integral part of food। तो वो भी एक केमिस्ट्री है जो आपका CCCE कवर कर रहा है। तो ये भी एक अवसर है कि जब जो बच्चे, जो रिसर्च स्कॉलर्स काम कर रहे हैं इस पे कि मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, आयुर्वेदा एंड दीज केमिकल्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स, ओके, फ्रॉम हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, तो ये भी एक अवसर है CCCE में, उसका उपयोग कर सकते हैं रिसर्च स्कॉलर्स। तीसरी बात यह है कि प्रत्येक कंट्री को अपने नीड्स के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार और अपने अवेलेबल संसाधनों को ध्यान में रखते हुए टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है। तो CCCE एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे इनोवेटिव आइडियाज़ लगा के, क्योंकि जो अमेरिकन जिस प्रकार से करते हैं, ये आवश्यक नहीं कि वो टेक्नोलॉजी इंडिया में भी काम कर जाए, तो हमको अपने स्तर पर, अपनी सुविधाओं के अनुसार अपनी स्वयं की टेक्नोलॉजी डेवलप करनी होगी। तो आपके CCCE के माध्यम से रिसर्च स्कॉलर्स वो भी डेवलप कर पाएंगे, और जो ये करेंगे, आप तो एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बने हो, आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है युवाओं को कि जो भी वो नया नया काम कर रहे हैं वो सबके पास फैले। बिल्कुल। और भाषा का आप समझिए कि भाषा का इसमें बहुत महत्व नहीं है। आप भले ही से अच्छी इंग्लिश ना लिखें, लेकिन आपका प्रोडक्ट अच्छा हो, आपकी फाइंडिंग्स अच्छी हों, आपका सृजन अच्छा हो, आपके आइडियाज़ अच्छे हों, वो इम्पोर्टेंट है, ना कि भाषा। जी। भले ही से आप डायलेक्ट बोलते हो, भाषा भी नहीं बोलते हो, बोली में ही अपनी चाहे देसी भाषा में ही बोल रहे हो, लेकिन जो बात कह रहे हैं वो महत्वपूर्ण होनी चाहिए, और जो डेवलप किया जा रहा है, जिसको कम्युनिकेट किया जा रहा है, उसका उपयोग करते हुए यदि सब लोग अपने में अपना पाएँ उसको, दैट मीन्स ट्रांसलेशन ऑफ द रिसर्च बिकम्स अ रियलिटी, आई थिंक द गोल ऑफ CCCE विल बी अचीव्ड। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपका CCCE दिन दूनी रात चौगनी प्रगति करे, और सारे देश के युवा जो केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, जो केमिकल साइंसेज, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी, इन सब एरियाज़ में काम कर रहे हैं, एनवायरनमेंट, सेफ्टी, हेल्थ, इन सब एरियाज़ में जो काम कर रहे हैं, बिकॉज इन सब में केमिस्ट्री इज द इंटीग्रल पार्ट, इज फंडामेंटल। अनलेस यू नो द बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, यू कैन नॉट डू एनीथिंग इन दैट। तो ये सब आपके साथ जुड़े, और बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे इतना इम्पोर्टेंस दिया, आपने इस यज्ञ में मुझे भी पार्टिसिपेट करने का अवसर दिया। मैं भी इसमें अपनी पूर्ण आहुति दूंगा, जितना मेरे से बन पड़ेगा मैं अवश्य इसमें सहयोग दूंगा। थैंक यू। बल्कि आपका धन्यवाद कि आपने इतना टाइम निकाला और हमें टाइम दिया, अपने काइंड वर्ड्स से हम लोग को सारी चीज़ें बताई। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।